Hello students, welcome back to my channel. I am Saili Jadhav, your guide for pharmacy profession and competitive exams. तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पहला लेक्चर। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये जो मैं सब सिखाने वाली हूँ ये लेक्चर्स के अंडर, ये बोथ एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एंड यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीएससी एंड यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, उनके लिए ये सेम टॉपिक है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इनके अंडर जो जो टॉपिक्स कवर होंगे दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो चलो आज के लेक्चर में हम क्या कंटेंट लेने वाले हैं ये देखते हैं। पहले तो हम लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, वो कैसे आया इन इंडिया, वो सब। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, origin of Indian pharmaceutical legislation, drug inquiry committee, administrative bodies, DTAB and DCC। आपने अगर सिलेबस ठीक से देखा होगा तो ये मेंशन किए हैं DTAB एंड DCC, ये उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं कि इस पे क्वेश्चन भी आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो ये हम इन डिटेल देखेंगे और ओवरऑल हम फर्स्ट लेक्चर में ये देखने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, without any further ado, let's get started। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल पूरा लॉज और वो सब पढ़ने से पहले हम थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। Now, what is jurisprudence? It is the study of fundamental legal principles and is also science and philosophy of laws। jurisprudence म्हणजे आपने देखा होगा जुरिस, लॉज रिलेटेड। हम नॉर्मली भी लाइफ में जुरिस ये वर्ड यूज करते हैं, jurisprudence ये यूज करते हैं। इसका मतलब है कि बेसिक प्रिंसिपल्स और उनका लॉजिक, दैट मीन्स अ jurisprudence। Ethics. Ethics is the science of a human contact with the reference to the human conduct. There is the ideal moral code and the positive moral code। नॉर्मल लाइफ में भी हम इथिक्स ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंडर इथिक्स मतलब अगर मुझे पता है कि ये मेडिसिन एक्सपायर्ड है तो ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेडिसिन में ना बेचूं, दैट इज इथिक्स। Now, what is law? The rules of a human conduct binding on all person in a state or a nation। नॉर्मल हमें लॉज क्यों लगते हैं? नॉर्मली भी लाइफ में हमें ट्रैफिक रूल्स क्यों है? क्योंकि लोगों को एक फ्रेम के अंदर आना चाहिए, एक वे सब ने एक ही लॉ फॉलो करना चाहिए, तो सब डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट इज लॉ। अगर ये लॉ अप्लाई नहीं किए तो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने मन मर्जी का करेंगी, इसलिए लॉज इंपॉर्टेंट है। एंड टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 2025 एमपीएससी एंड यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट, दैट इज अ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ अ फार्मेसी विच डील्स विद a knowledge of a law relating to the drug and pharmaceuticals and pharmacy profession। It is a law combine law ethics, it is a combine with the drugs, pharmaceuticals and pharmacy profession। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल jurisprudence। What is jurisprudence, what is ethics, what is law and what is pharmaceutical jurisprudence? Clear? Now students, second point, health survey and development committees। First committee, these are four most important committees or the only committees। First is a Bhore committee which is established in October 1943। The chairman of the committee was Sir Joseph William Bhore। Why this committee was established? For a health survey and development। It is a health survey and development committee established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चारों भी कमिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही एस्टेब्लिश की थी। सेकेंड कमिटी वॉज अ भाटिया कमिटी established in 1953। The chairman was मेजर जनरल SL भाटिया। ये याद रखना है चेयरमैन कौन थे और इसका ईयर कौन सा था, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इतना स्पेसिफाई करके दिया है। एक तो ये लिख के रखो,
लिख के ही रखो, दूसरा ऑप्शन ही मत लो, ये लिख के ही रख लो। मुद्दलर कमिटी established in June 1959 by Dr. A. Lakshman Swamy Muddal was the chairman. This committee is for health survey and planning committee. Bhatia committee is pharmaceutical inquiry committee. Muddalar committee is for health survey and planning. And the last one is Hathi committee established in 8th Feb 1974 by Jaisuklal Hathi. ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये 4 कमिटीज है अंडर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, जहां से हमारा फार्मास्यूटिकल लॉज एंड कमिटी स्टार्ट हुआ। कब से? 1943 से। 1943 में थी भोरे कमिटी, 1953 में भाटिया, फिर 1959 में मुद्दलर और 8 फेब 1975 में हाथी कमिटी। अगर पूछा द कमिटी डेवलपमेंट कमिटी 1943 हु वाज द चेयरमैन इज सर जोसेफ विलियम भोरे, दैट इज भोरे कमिटी। याद रखने के लिए इजी है क्योंकि उनके नाम पे ही कमिटी है, लेकिन नाम पे कमिटी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आया उसके ईयर पे। तो याद रखो 43, 53, 59 एंड 74। 43 सर जोसेफ भोरे कमिटी, 53 मेजर जनरल एस.एल. भाटिया, भाटिया कमिटी, जून 1959 डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुद्दलेर कमिटी, and 8th Feb 1974 Jaisuklal Hathi committee. Clear? Now students, third point, origin of Indian pharmaceutical legislation. इंडियन फार्मास्यूटिकल्स का जर्नी कब से स्टार्ट हुआ, वो लॉज वगैरह कब से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ, वह हम देखेंगे। ईयर 1811 में मिस्टर बादघाटे ईस्ट इंडिया कंपनी हैव स्टार्टेड द केमिस्ट शॉप इन कलकत्ता। नेम ऑफ अ शॉप और इंडस्ट्री हम देखने वाले, ईयर, नेम ऑफ फाउंडर एंड नेम एंड शॉप ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन 1811 मिस्टर स्मिथ Sanistrit and Corporation started a apothecary shop. In 1901, Acharya Prafulla Chandra Rai started a Bengal Chemicals and Pharmaceutical Works in Calcutta. In 1903, Professor T.K. Gujjar has started a small factory at Parel, Bombay, and in 1907, he has started a Alembic Chemical Works इन बड़ौदा। सो ये हमारा स्टार्टिंग है, कब से शॉप्स स्टार्ट हुए, कब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। तो ये है इंपॉर्टेंट, 1811, 1821, 1901, 1903 एंड 1907। आफ्टर दिस our journey has started that manufacturing, R&D plants and etc. in India. Now students, fourth topic, Drug Inquiry Committee. Now, before 1920, there was no proper law related to the drugs, pharmaceuticals in India. तो क्या होता था, बहुत सारे फेक ड्रग्स हैं, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं, मिसब्रांडेड ड्रग्स है, वो अवेलेबल थे मार्केट में। तो इसको कैसे रोका जाए, ये ड्रग्स का सेल कैसे रोका जाए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे रोका जाए, इसीलिए फिर ये ड्रग इंक्वायरी कमिटी एस्टैब्लिश की। इसे और हम कहते हैं चोपड़ा कमिटी, established in 1927 under the government of India. The chairman was Colonel Ramnath Chopra. ये 1927 में स्टार्ट हुआ, फिर इसका रिपोर्ट बना 1931 में। इसमें कौन कौन थे? देयर वर द एक्सपर्ट फ्रॉम अ मेडिसिन, फार्मेसी, केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्री। उसके बाद ये कमेटी क्यों बनाई गई थी, देखने के लिए कि और कौन से लॉ इंडिया में लाने की जरूरत है रिलेटेड टू द फार्मेसी, इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी। इसमें से क्वेश्चन आता है, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1927। एंड व्हाई दिस कमेटी हैज एस्टैब्लिश्ड? द आंसर इज देयर वाज नो प्रॉपर लॉ इन इंडिया to control manufacture, sale and quality of drugs. So to control a sale, manufacturing and quality of drug, this committee were established. The chairman Colonel Ramnath Chopra was there, and experts from a medicine, pharmacy and industry were there in that committee. Clear?
Now, students, last topic of our today's lecture, fifth, administrative bodies. Now, what are these administrative bodies? These bodies are used for implementation of ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. ये बॉडीज को क्यों बनाया गया है? जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो सके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, एंड इसको डिवाइड किया गया है ये 3 पार्ट्स में. अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे एक सेपरेट लेक्चर आएगा कि ये पूरे कैसे ध्यान में रखने हैं. तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में 1940 का वो वीडियो आएगा. उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 बॉडीज. फर्स्ट इज एडवाइजरी, सेकंड इज एनालिटिकल एंड थर्ड इज एग्जीक्यूटिव. व्हाट इज एडवाइजरी बॉडीज? इनका सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को सलाह दे सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में. ये कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. दे आर जस्ट फॉर एडवाइस. इसमें अभी क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी DCC. अगर आपने देखा होगा तो सिलेबस में लॉज के अंडर ये दोनों हाईलाइटेड पॉइंट्स है, तो ये हमें डीपली स्टडी करने हैं. सेकेंड इज एनालिटिकल बॉडी. इनका काम ड्रग सैंपल को टेस्टिंग और एनालिसिस करना है. इसमें आता है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी इन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट. थर्ड इज एग्जीक्यूटिव बॉडीज. एग्जीक्यूटिव बॉडीज इनका काम है लॉ को प्रैक्टिकली एनफोर्स करना, रूल्स को फॉलो करवाना. एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या करते हैं? सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखने का काम क्या किसका है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज. अभी इसके अंडर क्या आता है? कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, ड्रग इंस्पेक्टर एंड कस्टम कलेक्टर्स. Okay, these are 3 administrative bodies are handled by a government of India, and it is consist of these 3, that is advisory board, analytical board and executive board. This is for implementation, proper implementation of drug and cosmetic act 1940. अभी हम इसको in detail देखेंगे. तर स्टुडंट्स, फर्स्ट ॲडवायझरी कमिटीमध्ये आपण जे बघितलं DTAB, याच्यामध्ये DTAB इज ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बोर्ड विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, and members are total 18 members are there. Ex officio are 8, nominated 5 and elected 5. टोटल होती है का बघा? टोटल 18 मेंबर्स. एक्स ऑफिको, नाउ दिस एक्स ऑफिको हे कोणी नॉमिनेट नाही करत. ऑलरेडी हे 8 जे पोझिशन्स आहेत, दिस आर द हायेस्ट पोझिशन अक्रॉस द इंडिया. मग या पोझिशन्सवर जे कोणी पर्सन्स असतील, दे आर डिरेक्टली कनेक्टेड टू द DTAB. नाउ एक्स ऑफिको फर्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस विच इज चेअरमन. जर DTAB से चेयरमैन, DTAB का चेयरमैन कौन है, ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें क्या आंसर करना है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इट इज अ चेयरमैन ऑफ DTAB. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था. सेकेंड, ये 8 मेंबर का हम देख रहे हैं. एक्स ऑफिको 8 मेंबर्स. फर्स्ट वन वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज चेयरमैन. सेकेंड इज ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया. Third one was Director Central Drug Laboratory Kolkata. Fourth member is Director Research Institute Kasuli. Fifth, Director Indian Veterinary Research Institute Izatnagar. Sixth member is Director of Central Drug Research Institute Lucknow. Seventh member is President Medical Council of India MCI. And eighth member is प्रेसिडेंट ऑफ PCI, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ये 8 मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिको में DTAB के. ओके, ये ऑलरेडी कोई अपॉइंट नहीं करता गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी ये जहां से अपॉइंट हुए होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर, मतलब
अब इधर देख सकते हैं सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, इसमें जो कोई डायरेक्टर होगा सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का, तो वो डायरेक्टली इट इज अ मेंबर ऑफ DTAB। क्लियर? ऐसे 8 मेंबर्स है एक्स ऑफिको की, ये 8 मेंबर्स है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्स ऑफिको के 8 मेंबर्स कौन है हम देख लिए। अभी नॉमिनेटेड 5 मेंबर्स कौन है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्टली हमको अपॉइंट करके ही भेजते हैं, DTAB में अपॉइंट करते हैं। 2 persons, 1 person and 2 persons. 2 persons are from drug control authority, 1 person is from pharmaceutical industry and 2 persons are from government analyst। गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करती है ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ सके। ऑलरेडी हमारे पास 8 मेंबर है जो एग्जिस्टिंग है अपने अपने फील्ड पे, अपने अपने एरिया में, वो हायर पोजीशंस पे है। ये स्पेसिफाई अपॉइंट करती है ड्रग कंट्रोलर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट कि एक तुम्हारे लॉ को सोच लो, अगर कोई और प्रॉब्लम हो उसको और भी पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इसीलिए अपॉइंटेड किए होते हैं। अभी है हमारा थर्ड इलेक्टेड मेंबर्स है जो इलेक्टेड है। वन इज अ टीचर फॉर फार्मेसी इलेक्टेड बाय PCI, अनदर इज टीचर इन मेडिसिन इलेक्टेड बाय MCI। फार्माकोलॉजिस्ट चाहिए हमें एक इलेक्टेड बाय ICMR। एक हमारे पास है 1 person should be elected by Central Medical Association and 5th person is elected by Indian Pharmaceutical Association। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ DTAB। इट इज वन ऑफ द एडवाइजरी बॉडी जो एडवाइस करते हैं कौन से टाइप्स के लॉ रहने चाहिए। ये सब सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, वो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जे जस्ट एडवाइस इट। इट इज कंसिस्ट ऑफ 18 members, ex officio 8, nominated 5 and elected 5। Clear? Now students, last one, DCC, Drugs Consultative Committee. It is constituted by central government. Main role of DCC is to maintain the uniformity in administration of Drug and Cosmetic Acts 1914 all over India। सेम यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, सब लोग सेम ही एक्ट फॉलो करना चाहिए। ये रोल है DCC का। ये एडवाइस करता है बाकी के रेगुलेटरी बाकी के हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को और DTAB को भी। मेंबर्स कौन से हैं इसमें? 2 persons nominated by a central government and 1 person from each state which is nominated by that state। सिंपल है DCC का ध्यान रखने के लिए। ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी which main role is to maintain uniformity of administration of Drug and Cosmetic Act all over the India, and the members of these are 2 persons from a central government, already वो अपॉइंट कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, and 1 person from each state nominated by that state। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड एडवाइजरी बॉडी के अंडर DTAB एंड DCC, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टार्ट करो। जो लेक्चर जब आएंगे तब खत्म कर दो, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 पे इन डिटेल, उसमें सारे शेड्यूल्स वगैरह सब आएंगे। तो चलो, स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।